संदेश झूठ से हटके। ये पूरा जो प्रकरण है, कहा तो ईडी एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही थी और साफ नजर आ रहा था। अचानक आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या है पूरा प्रकरण, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएंगे सर? देखिए, ऐसा है कि ये पिछली तारीख पे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 महीने पहले ईडी को साफ तौर पर कह दिया था कि आप प्रमाण दीजिए, अगर आप प्रमाण नहीं देते हैं तो हम जमानत देंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप एक किस्म से उनको कॉर्नर कर दिया था। अच्छा, पीएमएलए का जो केस है उसमें एक प्रोविजन है जो बहुत खतरनाक प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी सबूत के आप 45 दिन तक जेल में रख सकते हैं। किसी भी इनोसेंट आदमी को, कोई सब्जी लेने गया हुआ या बस में जा रहा है या ट्रेन में जा रहा है, उसे उठा करके आप बंद कर लें, तो उसमें पूरे प्रोविजन इन्होंने रख लिए थे। अब हालत ये है कि आज ये जिसको कहते हैं ना पुश टू द वॉल, ये दीवार की तरफ धकेला दिए गए और इनको ये कह दिया गया है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आप जमानत का अपोज कर रहे हैं, हम तो जमानत दे रहे हैं, आप अपोज करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नो, जो एस.वी. राजू हैं, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम अपोज नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने कहा कि अगर आप, कोर्ट का इंडिकेशन बहुत साफ था कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो पीएमएलए जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें प्रोविजन है कि कोर्ट को ये अधिकार है कि पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं उसमें 45 दिन में आप जमानत दी जा सकती है। तो इनको तो 6 महीने जेल में बंद हो गए। तो इसलिए उसके डर के मारे इनको लगा कि अगर पीएमएलए में जमानत मिल गई और पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं तो उसमें अगर जमानत मिल गई तो फिर उसमें बाकी सारे लोगों के रास्ते खुल जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, तो वो जमानत आज जो है इन्होंने कहा अपोज नहीं किया और जमानत मिल गई। तो इन्होंने एक खतरे से बचने के लिए खुद ही ये मैदान छोड़ के ईडी आज भाग गई है। तो एक किस्म से आज एक खुल जा सिमसिम दरवाजा, वो जो खुल जा सिमसिम दरवाजे की शुरुआत हो गई है। और ये बताता है, ये सारी चीजें बताती हैं कि ईडी क्या करती थी कि आज जमानत छूट रही है, कल एक और केस ले आते थे, परसों एक और केस ले आते थे और एक सिलसिलेवार आप नए केसेस ला करके वो उसको भीतर जेल में रहे जो बंदा अरेस्ट किया आपने। तो आज ईडी क्योंकि आइसोलेट हो गई, दरकिनार हो गई ईडी, और ईडी को लगा कि पब्लिक प्रेशर सबसे बड़ी चीज है कि देखिए जुडिशरी को एक चीज पता लग गई है। जुडिशरी बहुत सारे मामलों में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जुडिशरी को, मिडिल जुडिशरी और हाईएस्ट जुडिशरी को लगातार देख रहा हूं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जुडिशरी काफी कुछ असंतोष जनता की नब्ज देख करके भी काम करती है। खास तौर पर इस रिजिम में, एक निरंकुश रिजिम में, जो निरंकुश है, जिसने सारी जो मान मर्यादाएं संविधान की तमाम जिसको कहते हैं हदें पार कर दी हों, ऐसी स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद सरकार को भी पता लग गया है कि अब ये जुडिशरी के जो जिसको कहते हैं ना कि जो आंखों के आगे, जुडिशरी ने भी आंखें अब गर्म कर ली है। तो जुडिशरी के आगे हमारा झूठ टिकने वाला नहीं है। और ये अच्छी शुरुआत है कि जुडिशरी भी भारत की जनता का गुस्से को देख रही है। संसदीय लोकतंत्र में जो प्रतिपक्ष है, विपक्षी पार्टियों की एकता को देख रही है, विपक्ष की आवाज को सुन रही है। देश में जो नागरिक अधिकारों के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनकी आवाज को सुन रही है। देश में जो सिविल सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी आवाज को सुन रही है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो इस झूठ और लूट के खिलाफ जो सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं, तो वो सारे लोग उनकी जो साझा आवाज को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक जीत है उस प्रेशर की, उस दबाव की, जो परसों 4 दिन पहले रामलीला मैदान में
जो हुंकार 3 दिन पहले भरी गई थी, ये उसका एक पहला विकेट गिरना शुरू हो गया मोदी सरकार का। और मोदी सरकार के लिए अब बचने का कोई रास्ता इसलिए नहीं है कि जन असंतोष बहुत तेजी से फैल रहा है। न केवल इस मामले में जन असंतोष तेजी से फैल रहा है, बाकी तमाम तरह के जो इनके झूठ है, जो दुष्प्रचार है, जो विपक्ष को आइसोलेट करने के दुष्प्रचार है। प्रधानमंत्री की जो आज रैली हुई उत्तराखंड में, वो उनकी हताशा दिखा रही है कि वो झूठ और जुमलेबाजी कर चुके हैं और उनके जो तर्कस में जितने तीर है वो खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए जांच एजेंसियों को भी अब दीवार पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहे हैं वो लोग कि अब जो है उनकी जो झूठ है और सरकार के संरक्षण उनको ज्यादा दिन तक मिलने वाला नहीं है। ये उसी की परिणति है आज जो फैसला हुआ है। जी जी, मैं एक मुद्दे पर ये 2 बातें कहना चाहता हूँ संक्षेप में। नंबर 1 बात तो ये है कि जो मोदी जी ने एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा कि 400 पार के बाद अब उन्होंने 2 दिन पहले, मतलब कल, उन्होंने बंबई में आरबीआई की एक बैठक बुलाई। जो आरबीआई का किसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा, कार्यक्रम में, कि नई सरकार बनने के पहले दिन का एजेंडा अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। एक फेक नैरेटिव देश के ब्यूरोक्रेसी में भेजने का। देखिए, एक ऑटोनमस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस एजेंसी है, उसको प्रधानमंत्री कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो देश के कोई एडवाइजरी बोर्ड में नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको ऐसे मौके पर, जबकि देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो एक ऑटोनमस रिजर्व बैंक जैसी बड़ी देश की सर्वोच्च फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कोई डायरेक्शन दें कि जब वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो पहला दिन आएगा उसके डायरेक्शन अभी से दे रहे हैं। तो मुझे ताजुब हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री को नोटिस भेजना चाहिए था। इसीलिए पिछले 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने रूलिंग दी कि हम ऐसे निर्वाचन आयोग में ऐसे आयुक्तों को, ऐसे इलेक्शन ऑफिसर्स को रखना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये प्रधानमंत्री जानबूझ करके एक फेक नैरेटिव, एक झूठ नैरेटिव, एक ऐसा, जिसको कहते हैं ऐसा गर्दा फैलाना कि देश में, मतलब मेरे अलावा कोई एक इतना बड़ा मुल्क है, हमारी एक संसदीय प्रणाली है, हमारी यहाँ एक इलेक्शन होता है, एक इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें नेता चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी कल सपोज करो पावर में आती है और वो कहती है मैं मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, हम तो किसी और को बनाते हैं। सपोज करो, पहले तो पूरे बहुमत से आ नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी वो अगर आ जाते हैं और इतने बहुमत से नहीं आते, वो 270 और 72 और 75 के आसपास फिनिश हो जाते हैं या 60 पे फिनिश हो जाते हैं, ऐसी सूरत में तो मोदी का तो सपने में भी साकार होने वाला नहीं है। तो ये अभी से ही एक झूठ का नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया, जो न केवल संवैधानिक है, न केवल निर्वाचन आयोग को चुनौती है, न केवल भारत के लोकतंत्र और हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए बहुत बड़ा खतरा। बंबई में उनका कल बयान है, मैंने ट्वीट भी इस पे आज एक्स पे ट्वीट किया सुबह सुबह। मैंने देखा कि कोई ट्वीट कर ही नहीं रहा तो मैंने कर दिया, उसको चैलेंज किया मैंने प्रधानमंत्री के बयान को कि आप ये कैसे कह सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। संजय सिंह को लगातार बुला रहे थे, सिंह के विच हंटिंग कर रहे थे और इनको पता था कि संजय सिंह के खिलाफ, देखो संजय सिंह अभी 50-52 साल के हैं, उनको लंबी राजनीति पारी खेलनी है और वो इस तरह से कोई घर में कैश रखेंगे या कैश पैसा रखेंगे और बक्से में, और ईडी वाले आएंगे कहेंगे साहब ये कैश ही रखा हुआ है। ये कहा गया ईडी को, ईडी में ऐसे अफसर तैनात किए गए जिसमें आरएसएस कनेक्टेड लोग हैं, उनमें जिसमें रिटायर्ड लोगों को वहां रखा गया है एक्सटेंशन पर या डेपुटेशन पर, जिनको ये लिस्ट पकड़ाई गई है कि चाहे कुछ हो, पीएमएलए केस में इन्होंने जो प्रोविजंस किए वो इसीलिए के प्रोविजंस कि हम अपने राजनीतिक विरोधियों को 2024 के पहले बंद कर दें।
तो अब जो है और दूसरी बात क्या है कि संजय सिंह संसद के भीतर और संसद के बाहर जिस मुखरता से, जिस ताकत से, जिस साहबगोई से इनको एक्सपोज कर रहे थे, इनकी कार्यशैली को एक्सपोज कर रहे थे, इनकी दोहरे मानदंडों को एक्सपोज कर रहे थे, और संसद के बाहर भी वो विपक्ष की एकता की तमाम बैठक में जो संसदीय पार्टियों की बैठक होती थी उसको रिप्रेजेंट करते थे। और वो ये जो आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो एका हुई है, इसमें काफी रोल संजय सिंह का है। संजय सिंह ने वो जो केमिस्ट्री की जो शुरुआत की थी, कल वो केमिस्ट्री लाल किले के मैदान में पूरे देश ने देख ली है। और हम भी उन लोगों में शामिल थे जो ये मानते हैं कि ये जो केमिस्ट्री कल डेवलप हुई है, उस केमिस्ट्री का से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह डर गई है। आज रुद्रपुर में प्रधानमंत्री के जो बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है कि वो उनको पता लग गया कि उनकी हवाइयां उड़ी है चेहरे की, उनको पता लग गया कि दुकान बंद होने वाली है। तो वो इस चीज हार से नहीं डर रहे हैं, वो हार से नहीं डर रहे, हार के बाद उनका क्या होगा उससे डर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि अभी तक उन्होंने 10 साल से लोगों को डराया। अच्छी बात है कि उनको भी इस देश के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच में, इस देश में जनमानस में, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध भीतर जो ज्वालामुखी जो पनप रहा है और लोग खुल कर बोलने लग गए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बोलने लग गए, पहले तो कोई बोलते भी नहीं थे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें 101 लोगों का उन्होंने टिकट काटा। आपके मेरठ मंडल में जोशी जी, आपके मेरठ मंडल में भी टिकट काटे गए हैं। क्यों काटे गए? कि ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंका जाए, ताकि लोगों को बताए नहीं मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन ये मेरठ वाले जो एमपी थे ये बड़ा भाई इनका पब्लिक इमेज ठीक नहीं है, ये मुजफ्फरनगर वालों की पब्लिक इमेज ठीक नहीं है, ये कैराना वाले की पब्लिक इमेज ठीक नहीं है। ये जो गुजरात, इसको मैं गुजरात मॉडल बताता हूँ। ये गुजरात में कि सारे घर के बदल डालो, आपको अपनी आपके मुंह पर कीचड़ लग गया, आपके कपड़े कीचड़ में सने हुए हैं, तो आप कहते हैं नहीं कीचड़ उसने फेंका था। तो ये इनका एक स्टाइल है काम करने का, और ये अभी उसी स्टाइल की वजह से भारतीय जनता पार्टी में जो प्रतिरोध, जो भीतरी प्रतिरोध छन छन करके बाहर आ रहा है, वो प्रतिरोध इस सीमा तक उबलेगा आने वाले 8, 10, 15 दिन में, 20 दिन में, कि आप उसकी कल्पना नहीं कर रहे। इनको कल्पना नहीं है कि किस तरह का प्रतिरोध भारतीय जनता पार्टी के भीतर पनप रहा है। और आरएसएस को तो इन्होंने जेब में रखा हुआ है, आरएसएस को तो इन्होंने इरेलीवेंट बना दिया है। अब तो ये आरएसएस को जेब में लेके घूम रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कोई हमारे जो मैं कहूंगा वही सबको और करेंगे। और ये इन्होंने अपोजिशन पार्टीज को जिस तरह से विच हंटिंग की है, वो देश की जनता उसे देख रही है। ये सोचते हैं कि पूरा देश में जो लोग हैं वो भेड़ हैं, ताकि जिधर उनको आप हांकोगे उधर चल पड़ेंगे। लेकिन ये पहली बार मुझे 10 साल में बड़ी तसल्ली हुई कि पहली बार 2014 में ये एकता नहीं थी, 2019 में ये एकता नहीं थी। आज 2024 के चुनाव की दहलीज पर लोग अपने मतभेदों को भुला करके, और ये कसम खा रहे हैं पब्लिक मीटिंग में, ममता बनर्जी की पार्टी जो भी चर्चा हुई थी, तो इतनी कसम खा रहे हैं कि नहीं हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्योंकि अब तो सीधी सी बात है कि आप बीच में कोई रहने का कोई एग्जिस्टेंस का कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। या तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए, खुल करके उनके साथ जाइए, या आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए चट्टान की तरफ विपक्ष की एकता के सामने खड़े हो जाइए। और ये जो तमाम जो ये शक्तियां हैं, ये जो सांप्रदायिकता के बल पर, ये धर्म के नाम पर धर्म और राजनीति का जो कॉकटेल है, उस कॉकटेल को लेकर के जो चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, जिसमें देश के लोग रोजगार ना मांगे, देश के लोग खाना ना मांगे, देश के लोग महंगाई पर चुप रहें, देश के लोग बेरोजगारी पर चुप रहें, देश के लोग किसानों के हालात पर चुप रहें, देश के लोग एमएसपी पे चुप रहें, देश का मजदूर वर्ग अपनी मेहनत और मजदूरी के लिए को चुप रहे। और आज जो भी समाज का कोई तबका नहीं है, इवन सरकारी कर्मचारियों का जिनके खूब सारी जिनको मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, उन सारे लोगों में इस तरह का असंतोष फैल रहा है कि देखिए हमने तो जीवन काट लिया, अगर ये रिजिम, ये लोग अगर सत्ता में ताकतवर बने रहे तो हमारी जनरेशन खत्म हो जाएंगी, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ये जो संकेत है, ये जो जिसको कहते हैं कि आत्मावलोकन है, ये जो लोगों में समझ कायम हो रही है, वो मुझे लग रहा है कि इस सरकार
के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बज चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।